प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है हर्षवर्धन की उपलब्धियां, जो उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जो विकेंद्रीकृत की प्रवृत्तियां हावी हो गई थी, उस विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियों को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए और छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर उत्तर भारत में उन्हें राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो प्रयास किया हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और अपने बहनोई गृहवर्मा की हत्या के बाद वहाँ के दरबारी मंत्रियों के आग्रह पर कन्नौज का जो राज्य का शासन उसने स्वीकार किया। उसके बाद हर्षवर्धन की उपलब्धियों की हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन की विजयी उपलब्धियां क्या थी। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि हर्षवर्धन की जो पहली उपलब्धि की अगर अपन बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवर्धन और शशांक के मध्य संघर्ष की बात करते हैं। सबसे पहली जो उसकी उपलब्धि, या यूँ कहें कि उसकी विजय या उपलब्धि, या यूँ कहें कि उसका पहला जो युद्ध था, संघर्ष था, वो किस संदर्भ में था। तो हम वो सबसे पहले वही बात है कि हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद शशांक ने जो उसकी हत्या की थी धोखे से, उसका बदला लेने के लिए शशांक के विरुद्ध हर्षवर्धन ने अपने ममेरे भाई सेनापति भांडी को भेजा। और अगर हम बात करें कि क्या हर्ष शशांक को पराजित कर सका, जो उसकी प्रतिज्ञा थी, क्या उसको उसमें सफलता मिली, तो हम निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि शशांक के जीवन काल में हर्ष कभी भी शशांक को पराजित या समाप्त नहीं कर पाया। यह अलग बात है कि शशांक ने स्वयं कन्नौज छोड़ दिया और अपने गृह राज्य बंगाल लौट गया। दूसरी बात करते हैं कि मालवा का जो शासक था देवगुप्त, उसको हर्ष पराजित करने में सफल रहा। दूसरी जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि की हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, वो है हर्षवर्धन की वल्लभी की विजय। हर्ष ने गुजरात में काठियावाड़ में शासन करने वाले मैत्रक वंशी राज्य वल्लभी, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ धुरसेन द्वितीय वहाँ का शासक था। और राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से वल्लभी का काफ़ी महत्व था। और हर्षवर्धन वल्लभी को जीतना चाहता था, इसलिए उसने सेना लेकर वल्लभी पर आक्रमण किया और वहाँ का जो राजा था धुरसेन द्वितीय, वो पराजित हुआ। और बाद में उन दोनों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित हुआ और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह धुरसेन के साथ कर दिया। तीसरी उपलब्धि की ये बात करते हैं हम हर्ष की, या युद्ध की बात करते हैं,
तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो हर्ष का जो अभियान वो कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो है उसका पुलकेशिन जो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसने 609 ईस्वी से 641 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की गद्दी पर शासन किया। उसके मध्य उसका संघर्ष और युद्ध महत्वपूर्ण था। जैसा कि हम देखते हैं उत्तर भारत में हर्ष अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो उत्तर भारत में प्रभावशाली होता जा रहा था। और उसका राज्य जब वल्लभी तक उसका प्रभाव स्थापित हो गया तो अब दक्षिण का जो राजा था, महाराष्ट्र का जो शासक पुलकेशिन, वो भी शक्तिशाली शासक था और उनके दोनों के राज्य और प्रभाव पड़ोस में एक जगह स्थापित हो गया और वो उनके प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे की सीमाओं पर पहुंच गया। यानी हम बात करते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, तो उत्तर भारत में हर्ष का प्रभाव नर्मदा तक पहुंच गया और दक्षिण का जो राजा था महाराष्ट्र का, उसका प्रभाव क्षेत्र भी, उसके राज्य की सीमाएं भी लगभग हर्ष के राज्य को छूने लगी। तो अब स्वाभाविक था कि दोनों शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों के मध्य संघर्ष होता। तो पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और इधर हर्ष भी महत्वाकांक्षी था। तो स्वाभाविक तौर से यह संघर्ष स्वाभाविक प्रक्रिया था। इस युद्ध की हमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से, जो उसके विद्वान रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। उस ऐहोल अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाला हर्ष पुलकेशिन को पराजित नहीं कर पाया। और इसमें स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन को पराजित होना पड़ा था। और इसी युद्ध में जो हर्ष और पुलकेशिन के मध्य हुआ नर्मदा नदी के पास, वो लगभग हुआ 620 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो हर्ष पुलकेशिन को पराजित नहीं कर सका। चौथी उपलब्धि की हम बात करते हैं, हर्ष की विजय की बात करते हैं, तो वो है पूर्वी भारत की विजय, जिसमें चीनी यात्री मातवान लिन कहता है कि हर्ष ने पूरी भारत में अभियान किया और कई क्षेत्रों को विजय किया, जिसमें हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने उड़ीसा को जीता और उड़ीसा को, जो गंजाम क्षेत्र है, वहाँ के राजा ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज यानी मगध के राजा की उपाधि धारण की। तो मगध को भी हर्ष ने जीत लिया और भी जो पूर्वी भारत के छोटे छोटे क्षेत्र थे, राज्य थे, उनको हर्ष ने जीतकर अपने राज्य में, कन्नौज में शामिल कर लिया। पांचवी उपलब्धि की बात करते हैं हम हर्ष की, तो वो है सिंध की विजय। हर्ष वर्धन ने सिंध को जीता, इसको लेकर थोड़ा संदेह है, क्योंकि
जब चीनी यात्री हेनशांग हर्षवर्धन के समय जो भारत की यात्रा पर आया था 629 ईस्वी, और वो 16 वर्ष तक भारत में रहा, तो वो लिखता है कि जब वो सिंध पहुंचा तो सिंध एक स्वतंत्र राज्य था। तो प्रश्न उठता है कि हर्ष ने सिंध को कब जीता। इससे ये जाहिर होता है कि शायद हर्ष ने 645 ईस्वी के बाद सिंध को जीता हुआ। तो हर्षवर्धन ने सिंध को जीता 645 ईस्वी के बाद। हर्षवर्धन ने चीन में 2 दूत मंडल भेजे, एक 641 ईस्वी में और एक उसके बाद, और उसके साथ मैत्री और सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। हम हर्ष के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत में काफ़ी बड़े भूभाग पर उसका राज्य स्थापित था। हम देखते हैं आसाम यानी कामरूप का राजा भास्कर वर्मा उसका मित्र था। तो वहाँ से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, दक्षिण में नर्मदा से लेकर कश्मीर तक हर्ष का राजनीतिक प्रभाव स्थापित था। इस प्रकार हर्ष ने अपने उपलब्धियों से, अपने विजयों से उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो प्रयास किया उसमें उसको पूरी तरह से तो सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा। धन्यवाद।